हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। अमेरिकी मीडिया में इन दिनों हलचल मची हुई है। खबरें गूंज रही हैं कि भारत से टकराने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तबाही शुरू हो चुकी है और अब उसका नज़ारा अमेरिका की सड़कों पर खुलकर दिख रहा है, जहां लगभग सभी 50 अमेरिकी राज्यों में करीब 70 लाख लोग सड़कों पर उतर आए हैं। शुरू में तो ऐसा लगा जैसे अमेरिका में भी जेनरेशन जेड का बवंडर उठ चुका है और शायद ये लहर डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। आखिर ये ट्रेंड दुनिया भर में चल रहा है और अब अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहा। अमेरिकी जनता की बेचैनी साफ दिख रही है। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी हर घर में दस्तक दे रही है और ऊपर से देश में चल रहे शटडाउन ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। अमेरिकी सरकार के पास पैसे खत्म हो रहे हैं, मजबूर होकर कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। इसके साथ ही ट्रंप की वीजा और इमिग्रेशन पॉलिसी ने आग में घी डाल दिया है। इन सब के बीच अमेरिकी जनता का गुस्सा सड़कों पर फट पड़ा है और नतीजा यह हुआ कि अब लोग खुलेआम ट्रंप के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई है। इस भयावह प्रदर्शन के बीच अमेरिका में भारतीय समुदाय पर हमले बढ़ने लगे हैं। एक अमेरिकी नेता ने तो हद ही पार कर दी। उसने खुलेआम कहा कि भारतीय अमेरिका का शोषण करने आते हैं, वे यहां सिर्फ भारत को समृद्ध बनाने के लिए रहते हैं, उन्हें अमेरिका की परवाह नहीं। यही नहीं, उसने खुलेआम यह भी कहा कि भारतीयों को अमेरिका से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन फिर अचानक उसने क्या सफाई दी, इसका जवाब अभी पर्दे के पीछे है और वही राज आगे धीरे धीरे खुलने वाला है। उधर अमेरिका के अंदर जो कुछ हो रहा है वैसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया। प्रसिद्ध अमेरिकी अरबपति रे डालियो ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की हालत की तुलना एक बीमार शरीर से की है। उन्होंने कहा, जिस तरह इंसान के शरीर की नसों में चर्बी जम जाती है, ठीक उसी तरह अमेरिकी सरकार का कर्ज इतना बढ़ चुका है कि अब किसी भी वक्त इस देश को आर्थिक हार्ट अटैक आ सकता है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका के भीतर इस समय एक ऐसा युद्ध जन्म ले रहा है जो गोलियों से नहीं बल्कि विचारों की असमानता और सत्ता संघर्ष से लड़ा जा रहा है, और यही वो लड़ाई है जो आने वाले वक्त में अमेरिका की नींव को हिला सकती है। रे डालियो ने अपनी बातों में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिनकी गूंज अभी बस शुरू हुई है और आगे जो खुलासे होंगे वे शायद पूरी दुनिया की सोच बदल देंगे। आप सभी ने देखा होगा कि इस वक्त पूरा अमेरिका उबल रहा है। सड़कों पर लोग डोनाल्ड ट्रंप की तानाशाही के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। हर राज्य में, हर शहर में एक ही आवाज गूंज रही है, बस अब बहुत हो गया। लेकिन इसी बीच ट्रंप ने माहौल पलटने के लिए एक नया पैंतरा खेला। उन्होंने एक विवादित वीडियो जारी किया जिसमें वे खुद फाइटर प्लेन उड़ाते नजर आ रहे हैं और अपने विरोधियों पर सीधा कीचड़ बम उछाल रहे हैं। वीडियो इतना सनसनीखेज था कि विरोधियों की आवाज कहीं खो सी गई और हर मीडिया चैनल बस उसी वीडियो की चर्चा में डूब गया। ऐसा लगा मानो सारा आंदोलन एक झटके में ट्रंप की स्क्रिप्ट के हिसाब से घूम गया हो। अब सवाल यही है कि इस पूरे आंदोलन के पीछे असल फंडिंग कौन कर रहा है। रिपोर्ट्स में बार बार एक ही नाम सामने आ रहा है, जॉर्ज सोरोस। कहा जा रहा है कि वही इस पूरे विरोध के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और उनका मकसद सिर्फ ट्रंप को रोकना नहीं बल्कि सत्ता के खेल को पूरी तरह बदल देना है। यह समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर यह फॉर्मूला अमेरिका में चल गया तो इसका असर भारत तक भी महसूस किया जा सकता है। इसलिए इस पूरी कहानी को गहराई से जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें छिपा राज आने वाले वक्त में कई देशों के लिए सबक बन सकता है। उधर अमेरिका में हालात अब काबू से बाहर जा रहे हैं। शटडाउन के बाद जो आर्थिक भूचाल आया था वो अब और भी खतरनाक हो चुका है। जबरन हजारों कर्मचारियों को नौकरियों से हटाया जा रहा है। खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने यह स्वीकार किया है कि यह तो बस शुरुआत है, आने वाले हफ्तों में और भी दर्दनाक छटनियां होंगी और कई परिवारों की रोजी रोटी छिन जाएगी। इस बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई ने जनता के गुस्से में आग भर दी है। नतीजा ये कि ट्रंप के खिलाफ आंदोलन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हर दिन भीड़ बढ़ रही है, आवाजें तेज हो रही हैं और आने वाले वक्त में यह विरोध ट्रंप के लिए और भी बड़ी मुसीबत बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में भड़के विरोधों की एक बड़ी वजह उनकी आर्थिक नीतियां भी हैं। ट्रंप ने अपने ही दोस्तों पर टैरिफ लगाकर माहौल और भी गर्मा दिया है। जिन देशों के साथ अमेरिका के रिश्ते कभी मजबूत माने जाते थे, अब वही रिश्ते दरकने लगे हैं। भारत, जो कभी उनका रणनीतिक साथी रहा, आज उनके फैसलों से नाराज है और इसी बीच ट्रंप ने अपना झुकाव उन देशों की ओर बढ़ा दिया है जिनसे अमेरिका की दूरियां रही हैं, जैसे पाकिस्तान। कहा जा रहा है कि इन मुल्कों के साथ वे लगातार गुप्त बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत किसी सरकारी एजेंडे से ज्यादा उनके पारिवारिक बिजनेस के इर्द गिर्द घूम रही है। मामला तब और सनसनीखेज हो गया जब हाल ही में एक बड़े पीस समिट के दौरान ट्रंप का एक गुप्त वीडियो गलती से लीक हो गया। उस वीडियो में वो समिट के बीच ही अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने की योजनाओं पर चर्चा करते दिखे। जिस मंच पर दुनिया शांति की बातें कर रही थी, उसी मंच से ट्रंप के शब्दों ने नया तूफान खड़ा कर दिया। अब हर जगह यही सवाल गूंज रहा है, उस बातचीत में ऐसा क्या छिपा था जैसे छिपाने की इतनी कोशिश की जा रही है? उस वीडियो की सच्चाई क्या है? तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले सुनिए कि फ्लोरिडा के राजनेता चैंडलर लैंग्विन ने कैसे भारतीय समुदाय पर हमला बोला।
तो फ्लोरिडा के स्थानीय राजनेता चैंडलर लैंगविन ने सोशल मीडिया पर एक बेहद विवादित पोस्ट डालकर अमेरिकी राजनीति में आग लगा दी। उन्होंने लिखा कि भारतीय अमेरिका का शोषण करने के लिए आते हैं और वे यहां केवल भारत को समृद्ध बनाने के लिए रहते हैं। अमेरिका की परवाह उन्हें नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि अमेरिका अमेरिकियों के लिए है और भारतीयों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। इस नस्लभेदी बयान ने पूरे समुदाय में गुस्सा भर दिया और भारतीय अमेरिकी नागरिकों ने इसे खुलेआम नफरत फैलाने वाला कदम बताया। मामला इतना बढ़ा कि फ्लोरिडा की पाम बे सिटी काउंसिल को दखल देना पड़ा। काउंसिल ने 3 बनाम 2 के मत से लैंगविन को फटकार लगाते हुए उनके अधिकार सीमित कर दिए। अब वे उन्हें किसी भी नीति या एजेंडे को काउंसिल में शामिल करने से पहले आम सहमति बनानी होगी। साथ ही उन्हें नगर समितियों से हटा दिया गया और भविष्य में किसी भी आयुक्त पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से रोका गया। ये कार्रवाई अमेरिका में बढ़ते नस्ली तनाव के बीच एक बड़ा संदेश मानी जा रही है कि अब इस तरह के विभाजनकारी बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि लैंगविन ने विवाद के बाद क्या सफाई दी और मामला क्यों और बिगड़ गया। तो जब आलोचनाओं की लहर चारों ओर फैल गई, तब लैंगविन ने अपनी पोस्ट डिलीट करते हुए कहा कि उनका बयान भारतीय अमेरिकी नागरिकों के लिए नहीं बल्कि अस्थायी वीजा धारकों के लिए था। उन्होंने ये भी कहा कि वे केवल अव्रजन नीतियों पर चर्चा शुरू करना चाहते थे, लेकिन इस सफाई ने स्थिति को और खराब कर दिया क्योंकि लोगों ने इसे राजनीतिक बचाव माना। इसके बाद उनके पुराने पोस्ट फिर से वायरल होने लगे, जिनमें उन्होंने भारतीय ट्रक ड्राइवर के अपराध मामले का हवाला देकर सभी भारतीयों को दोषी ठहराया था। उन्होंने यहां तक कहा कि वे अपने जन्मदिन पर डोनाल्ड ट्रंप से यही तोहफा चाहते हैं कि वे सभी भारतीयों का वीजा रद्द कर दें और उन्हें देश से निकाल दें। ये बयान नस्लीय नफरत का प्रतीक बन गया। परिषद की बैठक में मेयर रॉब मेडिना ने कहा कि अमेरिका प्रवासियों की भूमि है और ऐसे बयान अमेरिकी झंडे की आत्मा का अपमान है। इसके बावजूद लैंगविन ने कहा कि वे अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे और अपनी राय पर कायम हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जीजल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जीजल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब समझते हैं कि रे डालियो ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को जाम नसों से क्यों तुलना की। तो रे डालियो ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की हालत को एक बीमार शरीर से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह इंसान के शरीर की नसों में चर्बी जम जाए तो खून का बहाव रुकने लगता है और दिल का दौरा पड़ जाता है, ठीक वैसी ही हालत अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था की हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार पर कर्ज इतना बढ़ चुका है कि अर्थव्यवस्था का खून यानी नकदी का प्रवाह धीरे धीरे थमता जा रहा है। अमेरिकी कर्ज अब सकल घरेलू उत्पाद के 99% तक पहुंच चुका है और अगले कुछ वर्षों में ये 116% को भी पार कर जाएगा, यानी देश अपनी आमदनी से कहीं ज्यादा खर्च कर रहा है। डालियो ने चेतावनी दी कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था इस हद तक कर्ज में डूब जाती है तो आगे चलकर विकास रुक जाता है, सामाजिक सुरक्षा घट जाती है और सरकार के पास जनता की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए भी संसाधन नहीं बचते। उन्होंने इसे प्लाक इन दी आर्टरीज कहा, यानी अर्थव्यवस्था की नसें धीरे धीरे बंद हो रही हैं, जिससे पूरा सिस्टम लकवाग्रस्त होता जा रहा है। अब जानते हैं कि रे डालियो ने अमेरिका में नॉन वायलेंट सिविल वॉर का खतरा क्यों बताया। तो डालियो का कहना है कि अमेरिका के भीतर अब एक ऐसा युद्ध जन्म ले चुका है जो गोलियों से नहीं बल्कि विचारों, असमानता और सत्ता संघर्ष से लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि अमीर और गरीब के बीच की दूरी अब खतरनाक स्तर तक बढ़ चुकी है, जहां समाज का ऊपरी 10% हिस्सा 2/3 संपत्ति पर कब्जा रखता है, जबकि आधा देश केवल 4% संपत्ति पर जीवित है। यही असंतुलन अब संघर्ष की जड़ बन गया है। डालियो ने समझाया कि जब धन और विचारों के बीच खाई गहरी हो जाती है तो लोग आपस में एकता खो देते हैं, संस्थाओं पर भरोसा टूट जाता है और देश में एक तरह का आंतरिक युद्ध शुरू हो जाता है। उन्होंने इसे मॉडर्न सिविल वॉर कहा है, जो बिना हथियारों के भी विनाशकारी है क्योंकि ये समाज की आत्मा को तोड़ता है। उन्होंने 20वीं सदी के तीसरे दशक का उदाहरण दिया, जब आर्थिक संकट ने पूरे विश्व को राजनीतिक उथल पुथल में धकेल दिया था। डालियो का मानना है कि इतिहास खुद को दोहराने के रास्ते पर है और अगर अमेरिका ने अब भी चेतावनी नहीं ली तो ये विभाजन उसकी ताकत को अंदर से चूस लेगा, जैसे कोई धीमा जहर पूरे शरीर में फैल जाता है। आइए अब जानते हैं कि अमेरिका में नो किंग्स प्रदर्शन कैसे फूटा और क्यों बन गया इतिहास। तो अमेरिका में लोकतंत्र की जड़ें हिल गईं जब जनता ने यह महसूस किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब जनता के प्रतिनिधि से ज्यादा खुद को किसी शासक की तरह देखने लगे हैं। उनकी नीतियों ने लोगों के बीच यह धारणा बना दी कि लोकतंत्र अब कुछ हाथों में सिमट गया है। इसी गुस्से ने नो किंग्स नाम के अभियान को जन्म दिया।
इस आंदोलन की खासियत यह थी कि यह किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 50 राज्यों में एक साथ सड़कों पर लहर की तरह फैल गया। करीब 70 लाख लोग एक स्वर में बोले कि अमेरिका किसी राजा के लिए नहीं, बल्कि जनता की ताकत से चलता है। लोग बैनर लेकर निकले जिन पर लिखा था, हमारे पास कोई राजा नहीं है, हम लोकतंत्र हैं। हर शहर, हर गली में भीड़ उमड़ पड़ी। न्यूयॉर्क से लेकर शिकागो तक हर जगह एक ही आवाज सुनाई दी। लोगों की आंखों में गुस्सा भी था और उम्मीद भी कि लोकतंत्र फिर से जनता के हाथों में लौटेगा। रिपब्लिकन नेताओं ने इस विरोध को हेट अमेरिका रैली कहकर बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन जनता ने इस आरोप की परवाह नहीं की। यह आंदोलन अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा जनसैलाब बन गया, जिसमें लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर उम्र, हर वर्ग के लोग साथ आए। अब समझते हैं कि ट्रंप की प्रतिक्रिया ने इस विरोध को और भड़का कैसे दिया। तो जब देश भर में ये लहर चल रही थी, उस वक्त ट्रंप अपने फ्लोरिडा स्थित आलीशान घर मार-ए-लागो में थे। उन्होंने मीडिया से कहा कि लोग मुझे राजा कह रहे हैं, लेकिन मैं कोई राजा नहीं हूं। ये बयान सुनकर कुछ देर के लिए माहौल शांत दिखा, पर कुछ घंटों बाद जो हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया। ट्रंप की सोशल मीडिया टीम ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वे मुकुट पहनकर सिंहासन पर बैठे थे। ये वीडियो आग में घी डालने जैसा था। जनता ने इसे लोकतंत्र के प्रति अपमान माना। लोग ये देखकर भड़क उठे कि जो व्यक्ति जनता की नुमाइंदगी का दावा करता है, वही खुद को शासक की तरह पेश कर रहा है। इस बीच सरकारी कामकाज ठप था, शटडाउन जारी था और संसद से लेकर अदालत तक ट्रंप प्रशासन से टकराव की स्थिति बनी हुई थी। ये माहौल पहले से भड़के गुस्से को और गहरा कर गया। देश भर में लोग लोकतंत्र मर नहीं सकता और हम किसी के गुलाम नहीं जैसे नारे लगाते हुए घंटों सड़कों पर मार्च करते रहे। ह्यूस्टन के पूर्व सैनिकों से लेकर सिएटल के छात्रों तक हर कोई इस आंदोलन में शामिल हुआ। ये अब केवल एक विरोध नहीं रहा, बल्कि देश की आत्मा की लड़ाई बन गया। अब सुनिए कि ट्रंप ने एआई वीडियो से इस विरोध पर पलटवार कैसे किया। तो ट्रंप ने विरोध के जवाब में जो किया, उसने पूरी बहस की दिशा बदल दी। लाखों लोग सड़कों पर लोकतंत्र के नारे लगा रहे थे, लेकिन ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक एआई वीडियो पोस्ट कर दिया जिसमें वो फाइटर जेट उड़ाते दिखे। उस पर लिखा था किंग ट्रंप। वो वीडियो सिनेमाई अंदाज में बनाया गया था। बैकग्राउंड में फिल्म टॉप गन का गाना डेंजर जोन बज रहा था और ट्रंप न्यूयॉर्क के ऊपर से उड़ते हुए प्रदर्शनकारियों पर कीचड़ गिरा रहे थे। समर्थकों ने इसे मजेदार बताया, जबकि विरोधियों ने कहा कि यह लोकतंत्र का अपमान है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो ट्रेंड करने लगा और लोगों का ध्यान असली मुद्दे से हटकर ट्रंप के डिजिटल स्टाइल पर टिक गया। मीडिया चैनलों ने पूरा फोकस इसी वीडियो पर कर दिया, जिससे नो किंग्स आंदोलन की गंभीरता कहीं पीछे छूट गई। आइए अब जान लेते हैं कि ट्रंप समर्थकों ने इस विवाद को कैसे हवा दी और माहौल को और भड़का दिया। तो ट्रंप के एआई वीडियो के बाद उनके समर्थकों ने राजशाही की थीम को ही ट्रेंड बना दिया। रिपब्लिकन नेताओं ने कहा कि ट्रंप मजबूत नेतृत्व के प्रतीक हैं और जनता को ऐसे ही नेता की जरूरत है। सोशल मीडिया पर एआई से बनी तस्वीरें वायरल होने लगीं, जिनमें ट्रंप मुकुट और लाल चोगा पहनकर खड़े थे। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने तो एक वीडियो शेयर किया जिसमें डेमोक्रेटिक नेता ट्रंप के सामने झुके दिखाए गए। कुछ लोगों ने नकली टाइम मैगजीन के कवर तक बना दिए, जिनमें ट्रंप को राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया। दूसरी ओर विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और कहा कि ट्रंप एआई के सहारे जनता को भ्रमित कर रहे हैं। यह पूरा विवाद अब सिर्फ राजनीति नहीं रहा, बल्कि डिजिटल सत्ता और जनतंत्र की असली जंग बन गया। नो किंग्स आंदोलन अब अमेरिका में लोकतंत्र की सबसे सशक्त पुकार बनकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। अब समझते हैं कि जॉर्ज सोरोस का नाम इस पूरे आंदोलन से कैसे जुड़ गया। तो असल में इस प्रोटेस्ट के फंडिंग नेटवर्क में अरबपति परोपकारी जॉर्ज सोरोस की भूमिका उजागर हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने प्रगतिशील संगठनों को मिलियनों डॉलर की ग्रांट दी है। इनमें प्रमुख नाम है इंडिविजिबल संगठन का, जो इस विरोध की मुख्य रीढ़ है। इस संगठन को 2017 से 2023 तक लगभग $8 मिलियन की मदद मिली। इतना ही नहीं, 2023 में ओपन सोसाइटी एक्शन फंड ने इसे 2 वर्ष की अवधि के लिए $3 मिलियन की अतिरिक्त राशि दी, ताकि वो अपने सामाजिक अभियान जारी रख सके। इस खुलासे के बाद अमेरिकी राजनीति में हड़कंप मच गया। रिपब्लिकन नेताओं ने आरोप लगाया कि यह विरोध महज लोकतांत्रिक आंदोलन नहीं, बल्कि सोरोस के नेटवर्क द्वारा ट्रंप को कमजोर करने की सोची समझी चाल है। वहीं विरोधी दलों का कहना है कि यह जनता की आवाज है जो किसी तानाशाही के खिलाफ उठी है। इस प्रकार यह पूरा आंदोलन अब फंडिंग से लेकर विचारधारा तक अमेरिकी सत्ता संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। तो चलिए अब समझते हैं कि ट्रंप के शटडाउन आदेश की असली वजह क्या थी। तो अमेरिका में हालात तब बिगड़ गए जब सरकारी बजट पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट नेताओं के बीच समझौता नहीं हो सका। नतीजा ये हुआ कि सरकार के कई विभागों को फंडिंग बंद करनी पड़ी। इसी के चलते पूरा देश शटडाउन में चला गया, यानी सारे गैर जरूरी सरकारी कामकाज ठप हो गए।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपनी सियासी रणनीति बना लिया। उन्होंने कहा कि जब तक डेमोक्रेट पार्टी उनके बजट प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती तब तक वो दबाव बढ़ाते रहेंगे। यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन ने हजारों संघीय कर्मचारियों की नौकरी खत्म करने का आदेश दिया ताकि विपक्ष पर जनता का गुस्सा निकले और डेमोक्रेट झुकने को मजबूर हों। ट्रंप ने कहा कि सैनिकों को वेतन मिलेगा क्योंकि वे राष्ट्र के रक्षक हैं, लेकिन बाकी विभागों में भारी कटौती होगी। इस आदेश से अमेरिकी राजनीति में भूचाल आ गया क्योंकि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों को बिना वेतन या नौकरी से निकाला जा रहा था। ये कदम अमेरिकी इतिहास में अब तक का सबसे कठोर आर्थिक दांव माना जा रहा है। अब जानिए कि इस शटडाउन से अमेरिका में कैसे मचा आर्थिक और राजनीतिक हड़कंप। तो जैसे ही व्हाइट हाउस ने बड़े पैमाने पर छंटनी शुरू की, पूरे देश में हंगामा मच गया। बजट विभाग के प्रमुख रस वॉन्ट ने बताया कि 7,50,000 कर्मचारियों में से हजारों को निकाल दिया गया है, जिनमें ट्रेजरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और ऊर्जा विभाग शामिल हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्वीकार किया कि अगर गतिरोध जारी रहा तो और भी पेनफुल कट्स यानी दर्दनाक छंटनियां होंगी। सीनेट में विपक्ष के नेता चक शूमर ने ट्रंप प्रशासन पर आरोप लगाया कि वो जानबूझकर राजनीतिक अराजकता फैला रहे हैं ताकि जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाया जा सके। वहीं यूनियनों ने अदालत में याचिका दायर की और कहा कि ये छंटनी गैरकानूनी है। अब इस पूरे घटनाक्रम ने ट्रंप की राजनीति को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने पुराने स्टाइल में सत्ता का खेल खेलते हुए कहा है कि जो नहीं झुकेगा उसकी कुर्सी और नौकरी दोनों जाएगी। और यही बात अब अमेरिकी लोकतंत्र के लिए चिंता का कारण बन गई है। आइए अब समझते हैं कि इंडोनेशियाई राष्ट्रपति का हॉट माइक मामला आखिर था क्या। तो मिस्र में गाजा युद्ध विराम को लेकर एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शांति बैठक चल रही थी, जहां दुनिया भर की नेता इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपस में बात कर रहे थे। दोनों को एहसास ही नहीं हुआ कि उनका माइक चालू है और पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। तभी प्रोबोवो अचानक कहते हैं, क्या मैं एरिक से मिल सकता हूं? ये सुनते ही ट्रंप मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं एरिक को कॉल करने को कहूंगा, वो बहुत अच्छा लड़का है। फिर प्रोबोवो जवाब देते हैं कि हम एक सुरक्षित जगह ढूंढ लेंगे, और ट्रंप दोबारा कहते हैं, मैं एरिक को कॉल करने को कहूंगा। इसके बाद प्रोबोवो स्पष्ट करते हैं, एरिक या डॉन जूनियर, और यहीं से ये बातचीत वायरल हो गई, क्योंकि ये स्पष्ट था कि दुनिया के दो बड़े नेता राजनीतिक मंच पर किसी निजी या व्यावसायिक विषय की बात कर रहे थे। अब ये क्लिप सोशल मीडिया पर हर जगह चर्चा का विषय बन गई है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस बातचीत के पीछे कोई व्यापारिक मकसद छिपा था। अब जानिए कि ट्रंप परिवार और इंडोनेशिया के बीच बिजनेस कनेक्शन कैसे जुड़ते हैं। तो असल में एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर दोनों ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के बड़े अधिकारी हैं। ये कंपनी रियल एस्टेट, होटल और गोल्फ रिजॉर्ट जैसे कारोबारों में सक्रिय है। खास बात यह है कि इंडोनेशिया में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल्फ क्लब पहले से मौजूद है और बाली में एक नया लग्जरी रिजॉर्ट भी तैयार किया जा रहा है। ऐसे में जब इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सीधे ट्रंप से उनके बेटे से मिलने की बात करते हैं तो यह संकेत देता है कि बातचीत का रुख राजनीति से ज्यादा व्यापार की ओर मुड़ गया था। आलोचकों का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भले ही अपने कारोबार की जिम्मेदारी अपने बेटों को सौंप दी हो, लेकिन सत्ता और व्यवसाय का यह मेल अभी भी हितों के टकराव को जन्म देता है। यही वजह है कि इस हॉट माइक विवाद ने शांति बैठक को भी एक शक की नजर से देखने पर मजबूर कर दिया है। अब दुनिया ये सोच रही है कि क्या शांति की बातचीत के पीछे व्यापार की कोई नई डील तैयार हो रही थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।